सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। सो आज के हिंदू सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक टॉपिक है दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हिली एरियाज के अंदर। सो मेंस का भी प्रश्न इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अर्बनाइजेशन और हिली एरिया के कंटेक्स्ट में, प्लस डिजास्टर एंड अर्बनाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ्रेम होता है, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जीएस पेपर वन में अगर आप देखो तो अर्बनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रश्न आ सकता है। सो आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउस रूल एंड एक्सपंक्शन, इसका क्या मतलब होता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। हिल्स एंड अर्बन प्लानिंग, ये एक दूसरा टॉपिक है, इसमें ये ज्योग्राफी अर्बनाइजेशन के अंदर वी कैन इंक्लूड। कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के बारे में वी विल डिस्कस। दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये वुमेन रिलेटेड इशू है जीएस पेपर वन के अंदर। देन यू हैव सऊदी अरेबिया विल सेंड इट्स फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज रिलेटेड विथ इंटरनेशनल रिलेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन, सो दिस इज रिलेटेड विथ पॉलिटी गवर्नेंस। फिर मैं आपको मेंस का प्रश्न दूंगा। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। मेंस का प्रश्न ऑलरेडी है, तो आई विल डिस्कस विथ यू। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ध्यान में रखना है कि कल का जो मेंस का प्रश्न था वो मैंने उसमें डाल दिया था, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, तो आप लोग देख लेना। एडवांस कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2023 के लिए 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, एंड क्लास की टाइमिंग है 9 PM। ठीक है, तो ये अब अराउंड मई 6 को आपको ख़त्म हो जाएगा। जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के टॉपिक्स आई विल कवर, और इसमें विद स्क्रीनशॉट में आपको शो करूंगा पिछली बार कितने सारे प्रश्न इससे आए भी थे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस भी आई हैव टेकन। येस्टरडे क्लास था, यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज भी क्लास है, कल भी क्लास है, तो वो लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। अनअकैडमी में जाके जो कोड आपको यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी भी आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, 30% ऑफ प्लस और भी है, तो 40% ऑफ है आपके पास। सो ये 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैच कोर्स 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मेरे द्वारा ये सारे कोर्स आप लोग के लिए लेकर आए जाएंगे। एंड खासतौर से साइंस टेक का 18 फेब से स्टार्ट हो रहा है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ unacademy.com में जाना है। ठीक है, unacademy.com में जाना है। उसके बाद आपको UPSC CSC सेलेक्ट करना है, और कोड यही डालना है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड को डाल के, ये जो कोड है उसको डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज ये क्लास है, जो लेक्चर सेकेंड है इस क्लास का, फ्री क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाना। आई विल शेयर द लिंक इन द लाइक ग्रुप में, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके, मतलब लिंक में क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। ये फ्री क्लासेस हैं, एटलीस्ट जो बच्चे हैं दे विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। एंड टॉपिक्स भी काफ़ी सारे आपके कवर हो जाएंगे जो कमिंग डेज हैं। मेंस का प्रश्न देख लो आज का, अर्बनाइजेशन इन हिली एरिया शुड नॉट बी मेसी, डिस्कस करना, 10 मार्क्स का प्रश्न है। एंड पहाड़ी क्षेत्रों में शहरीकरण गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चर्चा आपको करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउस रूल्स एंड हाउस रूल्स हाउस रूल्स एंड वेपन ऑफ एक्सपंक्शन। अच्छा, एक्सपंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई MP हैं, और अगर वो कोई भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो कोई शब्द को डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, ये आपका एक्सपंक्शन होता है। तो जनरली जैसे कोई भी MP कोई बात बोल रहे हैं, और अगर एक्सपंक्शन नहीं किया जाएगा तो उस स्टेटमेंट को, उन वर्डिंग्स को कहीं दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अच्छा इन MP ने ये बात बोली थी। अब अगर किसी शब्द को डिलीट कर दिया जाता है तो फिर उसको एज अ फॉर्मल वे में किसी जगह कोट नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई MP है, उन्होंने बोला कुछ भी, ऐसा एलिगेशन लगाया, अब उसमें कुछ शब्दों को हटा देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, उसे एक्सपंक्शन बोलते हैं। अगर एक्सपंक्शन नहीं किया जाएगा तो उन शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कोट किया जा सकता है, चाहे वो अलग अलग जगहें हैं जहाँ भी उसको कोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो आर्टिकल 105 है संविधान का, वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और उस फ्रीडम के अंदर जो भी मेंबर है हाउस के, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और जो भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट मीन्स व्हाट, कि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। उनके पास सर्टेन लेवल पे देखा जाए तो इम्यूनिटी भी दे कैरी, कि वो कोई चीज़ अगर बोलता है तो ऐसा नहीं कि वो जो बोलते हैं उसके खिलाफ फिर कोर्ट में केस आपका स्टार्ट हो जाए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन हाउस इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है एक प्रकार से देखा जाए। एंड इवन इवन जब इस प्रिविलेज की हम बात करते हैं तो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, कि कोर्ट कह दे कि आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते हो। ऑल्दो देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ द हाउस,
हाउस के रूल्स को अवॉइड करना जरूरी है, दैट इज देयर। हाउस का रूल्स मतलब जो आपका लोकसभा है, राज्यसभा, उसमें रूल्स होते हैं, उसके तहत चीज़ों को स्क्रूटनाइज करना और वो भी देखना, जैसे लोकसभा में आपके ऑनरेबल स्पीकर और जो राज्यसभा उसमें जो चेयरपर्सन उनके द्वारा देखा जाता है। तो रूल 380 जो है ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा के, रूल 261 ऑफ रूल्स ऑफ राज्यसभा, इट गिव पावर्स टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दिस हाउस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे सर्टेन रूल्स हैं, इन रूल्स के तहत, जैसे रूल 380 रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा का, रूल 261 ऑफ द रूल्स ऑफ जो है राज्यसभा का, इसके तहत दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब आपके लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरपर्सन, उनके पास ये पावर आ जाती है इन रूल्स के तहत कि किसी भी ऐसे शब्द को या डिबेट अगर चले उसको एक्सपंज करना, इट मीन्स डिलीट या रिमूव करना, अगर वो डिफेमेटरी है या अनडिग्निफाइड है, किसी लेवल पे देखा जाए तो एक तरीके से जो एक भाषा होनी चाहिए उसका, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात किया जाए तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, तो अगर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन शब्दों को हटाया जा सकता है। और एक बार अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए तो उसको फिर दोबारा से कहीं कोट नहीं किया जा सकता कि अच्छा इन एमपीज ने लोकसभा के सेशन में ये बात बोली थी इसलिए हम ये कोट कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के रूप में इसको देखा जाए। अब कई सारे एमपीज हैं, दे मेक एलिगेशन अपने फेलो एमपी पर भी, आउटसाइडर पर भी। रूल 353 लोकसभा आपका इसमें रेगुलेट करता है किस तरीके से किया जा सकता है। अब पहली चीज़, अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो उसके लिए एडवांस में नोटिस भी देना पड़ता है टू द स्पीकर एज वेल एज मिनिस्टर कंसर्न। मतलब अगर सपोज आप कोई चीज़ आरोपित किसी पे कर रहे हो तो वहाँ पे यू हैव टू गिव द नोटिस कि मेरे पास ये सारे फैक्ट हैं, सारी चीज़ें हैं मिनिस्टर के बारे में, तो उस चीज़ को मुझे बोलना, तो एक प्रायर नोटिस स्पीकर और मिनिस्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो रूल्स डज नॉट प्रोहिबिट द मेकिंग ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जरूर से है कि रूल सिंपली सेज कि आपको प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत है। इट डज नॉट से कि आप ऐसा कोई एलिगेशन नहीं रख सकते, ऑल्दो जो भी एलिगेशन होगा दैट हैज़ टू बी फैक्चुअल बेसिस में। इसमें कई ऐसे केसेस हुए जिसमें किसी ने किसी मिनिस्टर पे एलिगेशन कर दिया बेस्ड ऑन न्यूज़ रिपोर्ट, कि न्यूज़ रिपोर्ट में पेपर में आया है इसलिए ये एलिगेशन लगाया जाता। तो यहाँ पे एलिगेशन जो है, दैट एलिगेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन परसेप्शन या कुछ इंडिविजुअल बायसनेस या कुछ ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट आपने कोट दिया। जो भी एलिगेशन होगा इट हैज़ टू बी प्रॉपर लाइक इट हैज़ टू बी फैक्चुअल। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर ऐसा कोई चीज़ उनको भेजी जाती है या कोई आरोपित किया जाता है उनको, तो उस स्थिति में उनके पास ये है कि दे कैन कंडक्ट द इंक्वायरी। जो भी उनको बोला गया तो उस लेवल पे जो इंक्वायरी है वो भी कंडक्ट आपकी की जा सकती है। तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर जो कि आपका ले डाउन किया गया। जैसे बहुत सारे जो स्पीकर्स रहे हैं लोकसभा के, इवन जो चेयरपर्सन रहे हैं राज्यसभा के, तो उन्होंने कुछ अपने प्रोसीडिंग के दौरान बातें बोली हैं और कुछ रूल्स और कन्वेंशन के रूप में वो फॉलो भी किया जाता है। सो अगर आप किसी भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पर कोई एलिगेशन लगाते हो, उस कंटेक्स्ट में यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, और वो रूल्स आपके ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर भी ये चीज़ प्रॉपरली आपकी ले डाउन की गई है। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बहुत ही केयरफुली दैट दे हैव केयरफुली ले डाउन स्टिपुलेशन द एमपी हु मेक ए इमिटेशन अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट शुड श्योर बी फैक्चुअल बेसिस। जो भी बोला जाए उसके पीछे फैक्चुअल बेसिस जरूरी है। ऐसा नहीं कि व्हाट यू थिंक और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया उस बेसिस में यू स्टार्ट मेकिंग द एलिगेशन। इवन अंडर सेक्शन 499 जो आईपीसी का है, any statement respecting the conduct of public servant in discharge of his public function or his characters is not defamation। मतलब यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है और आपने कह दिया ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो इट डज नॉट मीन डिफेमेशन। मतलब ये नहीं होगा कि उसके सिविल या क्रिमिनल डिफेमेशन उस पर लागू हो जाए। ये आईपीसी के अंदर भी ये चीज़ है। तो मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग जॉब या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो या पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हो, तो आपके कार्य को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। क्रिटिसाइज डज नॉट मीन डिफेमेशन, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। लेकिन जब हम किसी चीज़ को आरोपित करते हैं कि इसने ये कर दिया, ये करप्शन हो गया, इन्होंने इसके साथ ऐसा कर दिया, तो उस स्थिति में जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स ले डाउन, उसका फैक्चुअल बेसिस भी होना चाहिए। एंड इवन जो मिनिस्टर है वो इंक्वायरी भी कंडक्ट जो है एक लेवल पे आपका किया जा सकता है। इफ सच स्टेटमेंट इज मेड इन द हाउस अगेंस्ट द मिनिस्टर हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, इट डज नॉट कम विद इन द मिसचीफ ऑफ रूल
353 और 380। तो ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि व्हेन सर्टेन थिंग्स आर सेड एज अ पब्लिक सर्वेंट, कि मान लो कोई भी एक प्रकार का कार्य है और उस कार्य को करते समय एफिशिएंटली काम नहीं किया गया है, सो अगर उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाएगा, सो उसको ऐसा नहीं कंसिडर किया जा सकता कि इट इज़ इक्वल टू डिफेमेशन। या सर्टेन जो रूल्स हैं जिसके खिलाफ मान लो कोई एक्शन लिया जाए जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वो भी उस जो रूल 353 और 380 के अंदर ये एक मिसचीफ के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कल मैंने एक टॉपिक आप लोग के लिए डिस्कस करा था। कल एक अर्थक्वेक आया था आपका युक्सॉम रीजन के अंदर। सो आई हैव डिस्कस्ड एंड कंपेयर्ड विद द टर्की अर्थक्वेक। वो वीडियो पढ़ा हो उसको जरूर देखना, जोग्राफी के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टर्की के बारे में भी कैसे अर्थक्वेक आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उसमें। एंड आई हैव कंपेयर्ड विद द युक्सॉम रीजन के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, वो वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप हिंदू के सेशन को ज़रूर से आप लोग शेयर करें, बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेट अच्छे से करें। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि इसका माइंड मैप भी मैं आपसे शेयर करता हूँ हिंदू का, और रात को शेयर होता है, ऑल्दो पीडीएफ में आपसे शेयर कर देता हूँ, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से आपको इसका माइंड मैप भी मिल जाएगा और जो पीडीएफ नॉर्मल है वो भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज लिंक्ड विथ ये अच्छा टॉपिक है एंड दिस इज लिंक्ड विथ अर्बनाइजेशन इन हिली एरियाज। देखो ये एक पूरा का पूरा पहाड़ है। अब अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे ना, बहुत सारे ऐसे एरियाज में जिसे आज के समय में हम हिल स्टेशन ही बोलते हैं, तो ये तो बहुत ही ऐसा स्लोप है, स्टीप स्लोप, यहाँ पे आप घर नहीं बना सकते हो। लेकिन जैसे बड़े बड़े थोड़ा स्लोप इस तरीके से हो या ऐसे थोड़ा सा स्लोप आ रहा है, तो लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं, इन स्लोप्स पे भी घर बना रहे हैं। धीरे धीरे रोड्स भी बन रही है उनको कनेक्ट करने के लिए, पानी की पाइपलाइन डल रही है। इससे क्या स्लोप स्टेबिलिटी भी आपका अफेक्ट हो रहा है। सो जो अर्बनाइजेशन का मॉडल आपका है जिसमें हम कंटिन्यूस बेसिस में एक्सपैंड कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, उस स्थिति को देखने वाली बात है कि अगर कंटिन्यूस बेसिस में इस तरीके से अर्बनाइजेशन इट विल बी लाइक दिस, अगर कंटिन्यूस बेसिस में अर्बनाइजेशन होगा, सो दैट विल अफेक्ट द स्लोप स्टेबिलिटी, और साथ में वो सस्टेनेबल नहीं होगा। कभी भी कोई डिजास्टर हुआ काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये अर्बनाइजेशन एक बड़ा टॉपिक जीएस पेपर 1 के अंदर आ जाता है। हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग यहाँ कह रहे हैं। सो लैंड सबसिस्टेंस इंसिडेंस, मतलब लैंडस्लाइड जो है वो बहुत कॉमन होगी। वाई सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, क्योंकि इस प्रकार के एरियाज में कंटिन्यूस बेसिस में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। इवन 12.6% जो इंडियाज लैंड एरिया है वो लैंडस्लाइड का प्रोन। ये डेटा आप डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें जो लोकल जूलॉजिकल, मतलब कैसी रॉक है, सॉइल किस तरीके से है, या एनवायरमेंटल पर्यावरण लेवल पे जो फैक्टर्स, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो लैंड यूज प्लानिंग काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इवन जो भी आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो हिमालयन रीजन के अंदर, डेवलपिंग एक्टिविटी जो है आप कर रहे हो वेस्टर्न घाट के रीजन, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लैंड का इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर प्लानिंग और उसमें जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करना, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे मिजोरम के एजवाल रीजन की बात करें, ये सिस्मिक जोन 5 के अंदर होता है। सिस्मिक जोन 5 का मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थक्वेक आता है और आपने एकदम स्लोप में घर और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा और एक बड़ा कोई अर्थक्वेक आता है, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। मतलब 7 का अर्थक्वेक आएगा तो 1000 लैंडस्लाइड हो सकती हैं और बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंटिन्यूस बेसिस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस रीजन को वनरेबल कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहा है, और इसमें ह्यूमन लॉस ज़्यादा आपका बन जाता है। सो सिटी ने लगभग, देखा जाए इस चीज़ को देखते हुए, जैसे मिजोरम की ही बात करें तो सिटी ने एक लैंडस्लाइड एक्शन प्लान भी डेवलप किया है। एंड किस तरीके से इस हैजार्डस रीजन में जो कि डिजास्टर प्रोन है, उस डिजास्टर प्रोन एरिया में कैसे रोका जा सके, हाउ वी कैन हाउ वी कैन रेगुलेट और स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, या फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, पूरा गाइडलाइंस आपका दिया गया है। तो कोई भी डेवलपमेंट अगर किया जाए इस पूरे की पूरे ऐसे रीजन्स में जो कि हाईली वनरेबल हैं, तो आपको जियोलॉजिकल आस्पेक्ट में, मतलब वहाँ रॉक किस तरीके से, सॉइल किस तरीके से है, स्लोप जो है उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आपका होगा, ये सब चीज़ें देखना है। एंड बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस हमें जो कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करना है।
एंड कुछ जैसे मिजोरम के अंदर कुछ लेवल पे फॉलो भी किया जा रहा है। गंगटोक की सिक्किम में के अंदर देखा जाए तो अमृता विश्वास विद्यापीठ करके है, वो क्या है कि रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग होती है कि अच्छा यहाँ लैंडस्लाइड आ सकती है, रेनफॉल इतनी हुई, पानी नीचे इतना जा रहा है। जैसे मान लो ये आपका स्लोप एरिया है और बारिश कंटिन्यूस हो रही है, तो जो भी नीचे मिट्टी और वो सब में पानी आपका हो जाएगा, फिर वो मिट्टी सेचुरेट हो जाएगी और पूरा एक लैंडस्लाइड तेजी से नीचे की तरफ आएगा। अब इसको पूरा एक्सेस करना, रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, वाटर मूवमेंट, स्लोप स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, सब चीज़ों को ध्यान में रखना, देखना, उस बेस में बताना कि अच्छा लैंडस्लाइड हो रही है या नहीं हो सकती, पहले से ही फॉरकास्ट कर देना। दूसरा जो एक चैलेंज आता है वो है फ्लड रिस्क। अब जो भी सिटीज़ हैं उनको फ्लड प्रूफिंग भी करना है, तो एक तो लैंडस्लाइड प्रूफिंग खासतौर से हिली एरियाज़ के अंदर देखा जाए, एंड अदर इज़ फ्लड प्रूफिंग। फ्लड प्रूफिंग के लिए ज़रूरी है कि जैसे जो भी बारिश हो रही है तो उसको पानी निकलने की जगह होनी चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जरूरी है कि पानी की निकास के लिए जगह हो। दूसरा ये भी है कि जैसे अगर सारी की सारी वाटर बॉडीज़, कैनाल अगर आपने फिल कर दिया, पानी निकलने की जगह ही नहीं आपकी हो रही है, तो पूरा का पूरा ड्रेनेज नेटवर्क आपका पूरा ब्लॉक है, तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग जैसे इश्यूज या प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस बेसिस में बन जाती। तो ऐसी जगह जो थोड़ा नीचे, जैसे पानी यहाँ बारिश हो रही है और पानी ऐसे इधर इकट्ठा हुआ और साथ में इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने कॉन्क्रीटाइजेशन कर रखा है, जब पानी निकास करने की जगह नहीं, तो बहुत अधिक पानी इकट्ठा होगा और अर्बन एरियाज़ में और ऐसी सिटीज़ में वो फ्लड प्रूफिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, फ्लड की प्रॉब्लम बहुत अधिक आपकी कंटिन्यूस बेसिस में होती जाएगी। इवन जो रिवर्स हैं उनका डिसिल्टाइजेशन, मतलब जैसे मान लो जो रिवर होती हैं, रिवर काफ़ी पानी कैरी कर सकती है, बट रिवर के अंदर काफ़ी सारा सिल्ट प्रेजेंट होता है, मतलब आप मानो कि बहुत सारा सैंड और ये सब प्रेजेंट होता है, जिसकी पानी कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर की वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको डिसिल्टिंग करना जरूरी बन जाता है। और जैसे कई प्रकार के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे फ्लडिंग रोकी जा सके, चाहे वो रिवर के अंदर एम्बैंकमेंट है, थोड़ा रेस्ड एरिया, रिवर के एरिया आपने ऐसा दीवार टाइप कुछ बना दिया, या फिर फ्लड वार्निंग सिस्टम आपने डेवलप कर लिया, या कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लड शेल्टर्स आपने डेवलप कर लिया कि अगर बारिश आती तो लोग वहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि जो फ्लड प्रूफिंग है या फ्लड मैनेजमेंट है वो किया जा सके। वाटर के लिए जो एक ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी डेवलप करना, जैसे अगर पानी बह रहा है तो वो पानी एब्जॉर्ब हो सके, तो आपके लिए वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है, सरफेस रन ऑफ जो हो रहा है उसके जैसे वेटलैंड है, मैनग्रोव्स हैं, ऐसे जो भी और भी कई आर्टिफिशियल सेंस में भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये जो ब्लू इंफ्रा है इस पर भी वर्क किया जा सकता है। सो दीज ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर विल हेल्प टू रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, जो पानी बहकर जा रहा है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी आपका हेल्प बन जाता है। तो ये एक ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। दूसरा ये भी कहा गया कि प्रॉपर मैपिंग कर देना, यू हैव टू प्रॉपरली मैप इट, मैपिंग करना भी जरूरी है कि अच्छा ये इस जगह पे ज़्यादा आपका फ्लड आने के चांसेस हैं, फ्लड रिस्क मैप की बात करें तो वो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। तो अगर वी आर अवेयर अबाउट, पहले से ही वी आर अवेयर अबाउट कि अच्छा इस टाइप से ये फ्लडिंग हॉटस्पॉट एक प्रकार से है, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इज़ नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी। ये भी टॉपिक आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अच्छा टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ से रिलेटेड। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे अगर देखोगे शेड्यूल 3 के अंदर किस तरीके से ओथ लिए जाए अलग अलग डिग्निटरीज के, वो पूरा मेंशन्ड है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ पर बात की गई है, तो पॉलिटी गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है, डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं। आर्टिकल 173 क्या है, ये साफ साफ ये कहता है कि किसी को भी अगर कन्विक्शन किया गया है, मतलब उसे आरोपित किया गया है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि इन्होंने ये क्राइम किया, इसने ये क्राइम किया है, तो वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते। देखो लेजिस्लेचर का मतलब एमपी या एमएलए नहीं हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो एमएलए नहीं हो सकते बट चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का एक क्लॉज 173 से बोरो किया जा सकता है। यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली 164 जो है आर्टिकल, उसमें ये मेंशन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 173 से वो क्लॉज कि अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं हो सकता। और लॉ क्या कहता है, या संविधान ये कहता है कि अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं हो विद इन 6 मंथ तो आप जो है चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते हो। तो इट कैन बी बोरोड, ये जो आर्गुमेंट है कि सम अदर आर्टिकल इट कैन बी बोरोड। दूसरा क्या है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि द विल ऑफ द पीपल एज एक्सप्रेस थ्रू द मेजोरिटी पार्टी प्रिवेल ओनली इफ इट इज अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आपकी है। तो यहाँ पे इवन अगर कोई पार्टी पावर में है, जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं, सो दैट हैज़ टू कम
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप लिया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। इवन जो गवर्नर होते हैं, एज पर आर्टिकल 159 की बात करें, वो जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उसमें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये चीज़ आपकी इंक्लूड कर। तो कोई भी चीज़ ऐसा ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या लॉ के खिलाफ हो। इवन जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, शेड्यूल 3 के अंदर जो उनका मेंशनड है, जो लैंग्वेज है ओथ की, उसमें ये मेंशन है विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो उन्हें अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है किसी भी फियर, डर से, या किसी को फेवर से या किसी के प्रति गलत भाव से, ऐसा उनको ध्यान में रखना है कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। और ये भी है कि उन्हें भी अपना पूरा जो डेडिकेशन है संविधान के प्रति वो रखना है। सो यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नर हैं उनसे ज़्यादा अगर हाईकोर्ट के जज की बात करें तो वो उनकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अपहोल्ड करना और उसको इंटरप्रेट करना, उसको बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका, आपका बन जाता है। सो ये जो ओथ ली जाती है ऑनरेबल जजेस के द्वारा, वो एक प्रकार से ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी इंडिविजुअल हैं, जो या सिटीजन्स हैं हमारे जैसे, आप जैसे, उनके अंदर एक भरोसा आ जाता है कि हाँ, ये जो ओथ है ये एक प्रकार से फैसिलिटेट करेगी जस्टिस की, विदाउट एनी बायसनेस की भी, किसी भी प्रकार की बायसनेस के बिना जस्टिस जो है वो हमें मिल पाएगा, जस्टिस आपका मिल पाएगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन बाय फुल बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन केस ऑफ के एस राजा शरीफ। इवन यहाँ पे एक बार डिस्क्वालिफिकेशन आपका किया गया था, लाइक इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो ओथ ली गई थी, और उस ओथ में साफ साफ ये कहा गया कि पूरे तरीके से संविधान का फेथ, एलिजियंस रखा जाएगा, लेकिन एक अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया था, और वो अपॉइंटमेंट था, दैट इज़ ऑनररी कॉन्सल जनरल ऑफ टर्की एट मद्रास। तो आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो एंड आफ्टर दैट आपने जो दूसरी पोजीशन है उसको आपने ऑप्ट कर ली, तो दैट इज़ नॉट अलाउड, तो इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था। एंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, दैट वाज बाय द फुल बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। सो डिस्क्वालिफिकेशन, ऑल दो इट इज़ समटाइम इट्स नॉट मेंशन्ड, सर्टेन रूलिंग्स के बेसिस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आपका विजिबल रहता है कि हाँ, कोई भी जो जजेस हों या गवर्नर हों, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड और रिमूव्ड। और चीफ मिनिस्टर की बात करें या कोई मिनिस्टर हो, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे मिनिस्टर, दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो होल्ड करते हैं सो वो उनकी ओथ के खिलाफ ही है, क्योंकि ओथ में साफ साफ जो बड़े बड़े डिग्निटरीज जो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन्ड है, जो उनको ओथ लेना है, उनकी लैंग्वेज लिखी, उसमें हर में एक ना एक बात जरूर से लिखी है कि फेथ और एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंटेन करना है। अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी अ बेसिस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी आपका बन जाता है। सो दूसरा, ये जो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ द ड्यूटी, ऑल दो जैसे 1981 के टाइम पे बात बोली गई थी, ऑल दो अब कोलिजियम सिस्टम है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस के बाद से, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम है। 1981 में कोलिजियम सिस्टम नहीं था, उसमें एग्जीक्यूटिव का भी बहुत रोल था जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे पहले 1981 में कहा गया था कि जजेस हेल्ड दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिमांडेड सच स्क्रूटनी थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब कोई किसी का अगर आप अपॉइंटमेंट करते हो, या सरकार और सीजीआई जो है मिलकर किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का, तो क्या मटेरियल का इस्तेमाल करना है उसको डिस्क्लोज करना, और वो मटेरियल बेसिकली वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। मतलब जुडिशरी कैन इंटरफेयर, कैन आस्क कि अच्छा किस बेसिस पे आपने इनको जज के रूप में अपॉइंट किया है। लेकिन आज के समय में क्या कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम के अंदर जजेस ही हैं, जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, और सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो कोलिजियम का हिस्सा है। तो अगर इवन इफ़ यू गो फॉर अ जुडिशियल रिव्यू तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 217 में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने फॉलो कर लिया, बट सूटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं वो डिस्क्रिशनरी हो जाता है।
सीजीआई और दूसरे जो जजेस हैं दे हैव टू डिसाइड सुटेबिलिटी की। जब हम बात करते हैं कि अच्छा कोलेजियम के अंदर दे हैव डिसाइडेड कि अच्छा ये सुटेबल है, इनको अपॉइंट किया जाए, तो वो जुडिशियल रिव्यू उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो पहले ये चीज़ कही जाती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एक तरीके से डिमांड की किस बेसिस पर आपने इन जज को अपॉइंट किया है, तो वहाँ पे वो जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल था। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो देखने को आपके मिले हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस बिकॉज ऑफ द कोलेजियम सिस्टम आपको देखने को मिला। अच्छा, एक पॉइंट और भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसका पीडीएफ और माइंड मैप्स आपको सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप लोग सेशन को जरूर से लाइक बटन प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकंड। अपना अटेंडेंस जरूर से दें, एटलीस्ट मिड ऑफ अप्रैल तक। अगर इस साल आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको देखना चाहिए सेशन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में ये सारे सेशंस को कवर कर पाना। और इनमें भी कई क्वेश्चंस आपको इस साल के प्रीलिम्स में भी देखने को जरूर से मिलेंगे। ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखें। चैनल के बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर से शेयर करें और इस सेशन को भी जरूर से शेयर करें। तो ये जो सेशन है, जैसे फर्स्ट आई रिकॉर्ड, फिर मैं आपके लिए लाइव कर देता हूँ। 9:30 तक आपका ऑलमोस्ट लाइव हो जाता है। 7 AM को आपको प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज, जिसमें 7 AM को ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है, जिसमें मैं आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जितने भी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप उसमें देख सकते हो। सभी के जो भी पॉसिबल प्रीलिम्स टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैकलिंग पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की बात है। पोस्ट पार्टम मतलब आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो ये एक बड़ा इशू कहा गया है कि एक चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत लेवल पे देखा जाए तो जो एक आप कह सकते हैं मेंटल इश्यूज है या मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट काफ़ी अधिक अफेक्ट होती है, या जो मदर है उनको फेस करना पड़ता है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इवन कई प्रकार की जो मेंटल इलनेस है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जो मदर है उनको फेस करना पड़ता है। सो इवन जैसे 2012 के अंदर ये स्टडी आपकी की गई और इसमें साइकेट्रिक सिम्टम्स भी देखे गए, जैसे मेंटल इलनेस से रिलेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखने, इवन जो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियां कंसिडर जिसे किया जाता है मेंटल इलनेस के रूप में, वो भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे कई प्रकार के ऐसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी बन जाते हैं मानसिक लेवल पे। एक जो कंसल्टेशन है और ये सब जरूरी आपके लिए बन जाता है। तो देखो, ये जो आर्गुमेंट है वुमेन रिलेटेड इशू है, तो इसमें कभी कोई टॉपिक आप वुमेन से रिलेटेड आता है, इसे राइटिंग या फिर जीएस पेपर 1, तो ये तो कुछ बातें आप कोट कर सकते हो किस प्रकार के चैलेंजेस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे मैनी पीपल डोंट विश टू टेक मेडिसिन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ, ये भी एक जरूरी रहता है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कई प्रकार की मेडिसिन है, किसी प्रकार के जैसे इवन मेंटल इलनेस उसकी भी दवा ली जा रही है, तो वो भी अवॉइड करते हैं, बिकॉज मिल्क के थ्रू वो मेडिसिन जो चाइल्ड है उस तक पहुंच सकता है या पैंट उस तक पहुंच सकता है, तो इसलिए अवॉइड भी करते हैं। कई प्रकार के जैसे सीवियर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय सुसाइडल आइडियाज, डॉक्टर परफॉर्म इलेक्ट्रो कंसल्सिव थेरेपी। अभी एक प्रकार की थेरेपी है जिससे पता चल सके कि किस प्रकार का डिप्रेशन है। कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है। ये क्या है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी है। तो यहाँ पे इवन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बड़ा इशू बन जाता है और कई प्रकार की साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस फेस करनी पड़ जाती है, जिसमें मेंटल सपोर्ट तो जरूरी है, बट एक मानसिक रूप में जो इंटरवेंशन जो डॉक्टर इस एरिया में है उनका भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज रिलेटेड विद द स्टेप टेकन बाय द सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया ने एक चीज़ अनाउंस भी की है और एक कदम भी उठाया जा रहा है। ये आईआर के पेज में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस। अब इसमें देखो, जनरली ये टॉपिक आप वुमेन रिलेटेड इशू में भी मेंशन कर सकते हो, प्रीलिम्स का भी एक टॉपिक बनता है। सऊदी अरेबिया की बात करो तो वो क्यों ऐसा करना चाहता है। सऊदी अरेबिया अपना जो एक ट्रेडिशनल सेंस की थिंकिंग है, मतलब क्योंकि देखो उनका ऑयल ख़त्म हो रहा है, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके देश में आए और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा जो भी सामाजिक एक सोच है उसको भी चेंज करना कि बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन के लिए कोई राइट्स नहीं है। तो ये मैसेज भी वो देना चाहते हैं कि ठीक है, देखो हमारी फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट जा रही है, हम वुमेन को पूरा फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक रायना बरनाबी करके हैं, वो शी विल ज्वाइन सऊदी मेल एस्ट्रोनॉट। अल अल करनी करके एक मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, तो उनको सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में भेजा जाएगा। मेनली एम यही है कि एक जो सोशल सामाजिक लेवल पे जिस तरीके की एक सोच है सऊदी अरेबिया को लेके, उसको बदलाव उसके अंदर लेकर आया जाए। तो AX2 स्पेस मिशन है, उसमें इनको भी साथ में भेजा जाएगा। और इवन यूएई ने कई रिफॉर्म्स किए इसी डायरेक्शन में, आपका सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप कोर्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल।
ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन, तो ये पॉलिटी गवर्नेंस का टॉपिक है। डिलिमिटेशन का मतलब जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर में आपका इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलएज हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नई नई बनाई जाएंगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप की जाएंगी। तो जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है उनकी कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली डन बाय द डिलिमिटेशन पैनल। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि आर्टिकल 2(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इवन इसके लिए बहुत कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 एंड 3 ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसने 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी क्रिएट की, और उसके तहत ही जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन करना। अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है तो आपको नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी। इवन लद्दाख में भी जब मान लो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया, तो उस चीज़ को अपहेल्ड आपका किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी आपको यू नीड टू नो कि इसका गठन किया जाता है। इसके द्वारा जो भी चीज़ें रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दी जाती हैं उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के अंदर इसको सबमिट किया जाता है, उस स्टेट में सबमिट भी किया जाता है जिस स्टेट की डिलिमिटेशन किया जा रहा है, बट उसमें कोई भी चेंज प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ऑल दो उस पर डिस्कशन चाहो कर लो, बट किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। तो ना कोर्ट में इसके बारे में इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट जो है उनको सबमिट किया जाता है। मेंस का प्रश्न देखते हैं। आज सेकेंड क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, आज लेक्चर 2 है। तो इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जनवरी 2022 से प्रेजेंट तक हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फ्री क्लास है, ठीक है, अनअकैडमी के अंदर फ्री क्लास है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आरंभ बैच भी शुरू हो रहा है, अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो देखो कैसे ज्वाइन करना। unacademy.com में जाओ, ठीक है, उसके बाद UPSC CSC सेलेक्ट करो और कोड पूछेगा, कोड डाल दो SPLIV और ज्वाइन कर लो। इसमें आप मेरे कोर्सेज भी कर पाओगे, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। 18 तारीख से ये कोर्स मेरा शुरू हो रहा है, एडवांस कोर्स ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड फॉर प्लेन्स। अब देखो कोर्स आपको अलग अलग ज्वाइन नहीं करना। आप जब मान लो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लियो तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। 2023 की तैयारी करो, ये कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारे कोर्सेज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। साइंस टेक एनवायरनमेंट IR एग्रीकल्चर, इसमें 50+ प्रश्न प्रीलिम्स में इन एरिया से आते हैं, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बाद ये और अधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट आप देख लो, पिछली बार आउट ऑफ 15-14 प्रश्न थे हमारे उस सेशन से, और ये सारी चीज़ें लगभग 2 साल के हिंदू के टॉपिक्स जो साइंस टेक के हैं वो मैं आपको कवर करूँगा 18 तारीख से जो कोर्स शुरू हो रहा है। तो इस साल प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो तो बिल्कुल मिस नहीं करना, विद स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है। मेंस का प्रश्न देख लो, अर्बनाइजेशन इन हिल एरिया शुड नॉट बी मिस इन, डिस्कस करना है आपको। पहाड़ी क्षेत्रों में शहरीकरण गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चर्चा करें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका आंसर आप सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन सेकंड। एक जिस भी जगह आप हो जरूर से सेशन को शेयर करें, पार्टिसिपेशन और अच्छा करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।